हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस। और आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस क्लास से, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। हाई स्कूल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक विज्ञान। जो विज्ञान में जो लास्ट में हमारे चैप्टर है भौतिक विज्ञान, उससे जो पहला पार्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। उस प्रकाश के परावर्तन में सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न है कि परावर्तन कहाँ किसे जाता है। तो आज हम सभी इसी को पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसे ध्यान से समझेंगे हम। जो लोग वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। और आज हम आप सभी को लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसे जरा ध्यान समझेंगे। सर्वप्रथम होता क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, तुमने देखा होगा कि जब हम धूप में कोई शीशा करते हैं तो लाइट का फोकस उस शीशे से टकराकर सामने फोकस उत्पन्न करता है। हम छोटे में बचपन में जब कोई खेलता है तो शीशे से करता है, उसके चेहरे पर फोकस बनाता है, जिससे उसकी आंखों में दिक्कत हो। तो ये प्रकाश की वही घटना है जिसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। उसी घटना को क्या नाम देते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसे हम ध्यान समझेंगे कि सर्वप्रथम होता क्या है, एक समतल दर्पण को लेते हैं। समतल दर्पण या कह सकते हैं कि चिकने पृष्ठ। जैसे हमने अभी तो पिछले वीडियो में बताया था कि कांच पारदर्शी होता है, प्रकाश निकल जाता है। इसे अपारदर्शी बनाने के लिए इसके पीछे कर दी जाती है पॉलिश, पारे की पॉलिश कर दी जाती है, और कर दिया जाता है आयरन ऑक्साइड का पेंट। जो हम चेहरे देखने के लिए जो शीशा यूज करते हैं वो ही होता है हमारा समतल दर्पण। लेकिन वो कांच का था, पहले पारदर्शी था, लेकिन जब उसके पीछे पारे की चांदी जैसी पॉलिश कर दी जाती है और लाल यानी आयरन ऑक्साइड का रेड पेंट कर दिया जाता है, तो फिर वो बन जाता है अपारदर्शी। अब उससे प्रकाश नहीं निकल पाता है। जैसे अगर मान लो हमने किसी टॉर्च के सामने शीशे को लगा दें तो प्रकाश नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कैसा बन चुका? अपारदर्शी, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश हो चुकी है, पारे की पॉलिश और आयरन ऑक्साइड का पेंट। तो हमने समतल दर्पण लिया, इसके पीछे पॉलिश कर दी हमने, तो ये दर्पण कहलाने लगता है समतल दर्पण। और अगर हम ये पॉलिश ना करते तो फिर हम इसे दर्पण नहीं कहते, फिर इसे कहते हैं हम केवल कांच। जब ये पॉलिश हो जाती है तब बन जाता है ये दर्पण। ठीक है, तो समतल कांच से हमने इसे बना दिया समतल दर्पण। इसके बाद जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है और इस दर्पण से टकराती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है जहां से ये आई थी, यानी ऊपर से आई और ऊपर ही चली गई, नीचे तो नहीं गई। ठीक है, तो प्रकाश की आने वाली कण समतल दर्पण से टकराकर अपनी ही दिशा में यानी ऊपर ही वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कि सूर्य से यानी प्रकाश की आने वाली किरण, सूर्य से आने वाली किरण समतल दर्पण यानी चिकने पृष्ठ से टकराकर अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सबको समझ में आ गया होगा कि सूर्य से आने वाली किरण जब किसी समतल दर्पण या कह दो कि किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगर मान लो हमने इसके पीछे पॉलिश ना की होती, ऐसा होता तो किरण आती, इस दर्पण से टकराती, लेकिन लौटती नहीं, इससे अंदर निकल जाती, तो फिर इसे हम प्रकाश का परावर्तन नहीं कहते, इसे कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दो घटना होती है, परावर्तन और अपवर्तन। अगर वापस लौट गई तो परावर्तन, अगर नहीं लौटी आर पार निकल गई तो इसे क्या कहेंगे हम? अपवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया? तो सूर्य से आने वाली किरण समतल दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं। ठीक है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण जिसे कहा जाता है। तो सूर्य से आने वाली किरण, जो ये किरण आई है, आने वाली किरण, इसे कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण यानी जो समतल दर्पण है इसकी तरफ आने वाली, दर्पण से तक की तरफ आने वाली, तो समतल दर्पण की तरफ आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण, ये लौट के गई है किरण, ये जो किरण लौट के गई, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण।
कहलाएगी? आपतित किरण और परावर्तित किरण। समतल दर्पण की तरफ आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और उससे टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी रेखा, यह सीधी रेखा खींच दी, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाएगी? अभिलंब। अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब। पूछ लिया जाता है कि अभिलंब क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई एक सीधी रेखा। इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इतना ये कोण बना, इसे कहा जाता है आपतन कोण, और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये भी कोण बना, इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये भी इसी पर मिला, ये भी इसी पर मिला और ये भी इसी पर मिला, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इतना सब हमें अपनी फेयर पर नोट कर लेना है और इसे अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है कि परावर्तन क्या होता है या परावर्तन किसे कहा जाता है और परावर्तन संबंधी नियम लिखिए, यानी परावर्तन के नियम क्या है। तो अभी मैं परावर्तन पूरा समझा दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से लिख लेना कि सूर्य से आने वाली किरण जब समतल दर्पण से टकराती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और समतल दर्पण से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं समतल दर्पण के, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इसके बाद पढ़ेंगे हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम, ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। चित्र में हमें दिख रहा होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां मिले? एक ही बिंदु पर। ठीक है, एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब आई, कोण आई, इसे कहा जाता है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या क्या है? आई, और परावर्तन कोण की ज्या आर।
परावर्तन कोण की ज्या आर, परावर्तन कोण की ज्या। अब यहां पर हम कहते हैं कि आपतन कोण तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये ज्या क्या है? आपतन कोण तो आई हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया, लेकिन ज्या, ज्या मतलब उसकी ज्यामिति यानी आकृति, यानी आपतन कोण। आपतन कोण आई और ज्या मतलब उसकी आकृति, ठीक है। तो आपतन कोण की आकृति और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। जितना आई है उतना ही क्या है? आर, क्योंकि आधा हिस्सा बीच में अविलंब डाला तो दोनों आधे आधे वाले है कैसे? बराबर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसा होता है? बराबर। तो ये नियम परावर्तन का कौन सा नियम है? द्वितीय, ठीक है। दो नियम है, एक तो आपतन परावर्तितकरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कि आपतन कोण की ज्या आई और परावर्तन कोण की ज्या आर दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो ये नियम आपतन का परावर्तन का कैसा है? द्वितीय नियम। तो दोनों नियम ये पूरा कंप्लीट हो चुका। इसे अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स बना लें, ठीक है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आप बेहतरीन नंबरों से पास हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं सब तक पहुंच जाए, सभी मित्र और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाला अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आज के लिए धन्यवाद। अपनी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते रहें। हमारा यही उद्देश्य है कि आपका मस्तिष्क का विकास हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।